नमस्कार, ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म सेमेस्टर 2 के साइंस एंड एनवायरनमेंट जर्नलिज्म के पेपर का यूनिट 4 आज हम कवर करेंगे। इसके अंदर जो चीज़ें हम कवर करेंगे: बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट जर्नलिज्म, आइडिया ऑफ एनवायरनमेंट जर्नलिज्म, रोल ऑफ मीडिया इन इम्पार्टिंग एनवायरनमेंट अवेयरनेस, एनवायरनमेंट जर्नलिज्म इन इंडिया, बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रीम्स जो हैं उसके, रिपोर्टिंग एनवायरनमेंट जर्नलिज्म एंड एडवोकेसी, सोर्सेज ऑफ एनवायरनमेंट जर्नलिज्म, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, लॉज फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, और इसके साथ साथ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट जर्नलिज्म। एनवायरनमेंट जर्नलिज्म क्या होता है? ये कलेक्शन, वेरिफिकेशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीक्यूशन जो है, जो इन्फॉर्मेशन होता है, नई हैपनिंग्स कोई हो रही हैं, कोई इशू चल रहे हैं, वो जो कि हम इंसानों के अलावा जो संसार है, जो दुनिया है इंसानों के बगैर वाली, उसको हम बोलते हैं कि इन्वायरमेंट हमारा। तो अगर इसकी हम हिस्ट्री की बात करें तो क्योंकि नेचर की राइटिंग जो है बहुत ही पुराना इसका हिस्ट्री है, बहुत सारे शुरू से स्टार्टिंग से ही काफ़ी लोगों ने जो है इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें लिखी हैं नेचर के ऊपर। 19वीं सेंचुरी में हेनरी डेविड थोरो ने, इसके अलावा जॉन बरो ने, जॉन मोयर अर्ली 20वीं सेंचुरी में, और एल्डो लेओपोल्ड 1940s में, इनमें बहुत सारे लोगों ने जो है इसके ऊपर काम किया है। और 1670s में काफ़ी जो है काम इस पर होना शुरू हो गया था। इन्वायरमेंट जर्नलिज्म एज ए प्रोफेशन जो है ये थोड़ा लेट शुरू हुआ है। बहुत सारे इन्वायरमेंट मूवमेंट्स आए, उसके अलावा वाइल्डरनेस एक्ट 1964 आया। तो इन सब चीज़ों के बाद धीरे धीरे ज़्यादा इन्वायरमेंट के ऊपर लोगों का फोकस होना शुरू हो गया। अब हम इसके शानर की बात करें तो इसके बहुत सारे जो है अलग अलग इसकी स्ट्रीम्स निकलती हैं, बहुत सारे शानर हैं, जैसे इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन, नेचर राइटिंग, साइंस राइटिंग, इन्वायरमेंटल इंटरप्रिटेशन, इन्वायरमेंटल लिटरेचर, इन्वायरमेंटल एडवोकेसी और इन्वायरमेंटल जर्नलिज्म के बहुत सारे अलग अलग जो है टॉपिक्स हैं। तो ये सारे सब अलग अलग चीज़ें हैं। ये जितने भी शानर हैं ये सारे के सारे जो है इन्वायरमेंट जर्नलिज्म जो है एक बहुत बड़ा समझ लो छत अम्ब्रेला है, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है निकल के आती हैं। अब अगर हम बात करें आइडिया ऑफ इन्वायरमेंट जर्नलिज्म, तो इसमें मीडिया का क्या रोल है? तो इन्वायरमेंट जो है ये क्या है, एक बेसिक ज़रूरत है इंसान की। हम क्या है, हम इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हमें खाने पीने, रहने जो है, सांस लेने, सब चीज़ों के लिए इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इन्वायरमेंट के बिना हम जो है जी ही नहीं सकते हैं। इसलिए इसका जो है ग्लोबली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर का जो है उसको धीरे धीरे जो है मतलब वो ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है। क्लाइमेट चेंज, ये बहुत सारे इन्वायरमेंट प्रॉब्लम है जिसको आज संसार जो है इसके ऊपर काफ़ी जो है प्रॉब्लम लोगों को हो रहा है। इसलिए इन्वायरमेंट अवेयरनेस के ऊपर धीरे धीरे जो है काफ़ी लोगों का फोकस बढ़ रहा है। जितने भी गवर्नमेंट्स हैं वो, इसके साथ यूएन वगैरह जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये भी काफ़ी इसके ऊपर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे ग्लोबल वार्मिंग और इन्वायरमेंट के ऊपर काफ़ी सारे बने हुए हैं। क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह का आपने नाम सुना होगा। अगर हम मीडिया की बात करें कि मीडिया का जो है क्या रोल है इन्वायरमेंट अवेयरनेस में, तो मीडिया का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। पब्लिक अवेयरनेस, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के बारे में, इसके अलावा बहुत सारे जो तरह तूफ़ान आते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाता है, ये सब जो है ग्लोबल वार्मिंग और इन्वायरमेंट के अंदर जो डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से होता है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है लोगों के बीच में पहुंचाना, ये मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अब इसमें मीडिया में अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें, न्यूज़पेपर्स का, तो न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे जो है इन लोगों ने, काफ़ी न्यूज़पेपर्स ने बहुत सारा इसके ऊपर काम किया है। सबसे पहले 1983 में चाइना इन्वायरमेंट न्यूज़ जो है एक स्पेशली इन्वायरमेंट के ऊपर पेपर शुरू हुआ था। इसके बाद कई सारे और भी जो है हमारे इंडिया में भी टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, इनमें सब ने इन्वायरमेंट इशूज़ के ऊपर इन्होंने अपना जो है काम करना शुरू कर दिया था और अपने पेपर में इन्होंने जगह देना दिया था। इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन जो है न्यूज़पेपर मैगजीन से काफ़ी जो है निकाले गए। दैनिक भास्कर एक लीडिंग हिंदी न्यूज़पेपर था जिसने जल बचाओ अभियान शुरू किया था।
ये काफ़ी जो है फेमस हुआ था और इसके ऊपर इन लोगों ने बोला था कि पानी बचाइए और 50% वाटर जो है सेव अगर करेंगे तो लोगों को पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा फिर यूनेस्को ने, यूनिसेफ, इन्होंने भी काफ़ी जो है इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, इरिगेशन ड्रेनेज के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो है जल सत्याग्रह कैंपेन जो है बहुत सारे कैरी आउट किए गए पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में। इसी तरह से इन्वायरमेंटल मैगजीन जैसे डाउन टू अर्थ, इसने काफ़ी जो है इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत सारे जो है फोकस करके काफ़ी चीज़ें बनाई हैं। इसके अलावा अगर रेडियो की हम बात करें, रेडियो के ऊपर भी जो है बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए थे। दिल्ली एफएम ने किनारे किनारे और आओ दिल्ली संवारें जैसे प्रोग्राम से जो है इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट की मदद से इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स इस तरह से चलाए थे, जिसका भी काफ़ी इम्पैक्ट अच्छा आया लोगों के बीच में। टेलीविज़न की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, एनिमल प्लैनेट चैनल्स, ये सारे जो है वन डायरेक्ट वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट के ऊपर ही है। तो ये भी काफ़ी चीज़ें जो है लोगों को काफ़ी उनका अवेयरनेस का काम करती हैं बच्चों में और सभी में। इसके अलावा टेलीविज़न से बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन भी हैं, जैसे एनडीटीवी ने भी अपना चैनल लगाया, अपना एनडीटीवी टोयोटा ग्रीन कैंपेन था 2008 में उन्होंने शुरू किया था टोयोटा कंपनी की मदद से। इसी तरह से एनडीटीवी ने बहुत सारे जो है ग्रीन अवार्ड्स वगैरह भी लोगों को इनकरेज करने के लिए स्टार्ट किया था। जी मीडिया कॉरपोरेशन में भी माई अर्थ माई ड्यूटी इस तरह से कैंपेन चलाया। और उसके बाद उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ जो है नेशनल सर्विस स्कीम की, और नेहरू युवा केंद्र संगठन, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और ब्रह्म कुमारी समाज, सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज़, इनके सबसे मदद से जो है काफ़ी जो है लोगों को काफ़ी अवेयरनेस का प्रोग्राम शुरू किया गया। अगर हम बात करें अवेयरनेस बाई सोशल मीडिया, न्यू मीडिया, तो न्यू मीडिया भी इसमें पीछे नहीं है। न्यू मीडिया भी काफ़ी तेज़ी से जो है इसके ऊपर काम कर रहा है। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से जो है बहुत सारे मैसेजेज और बहुत सारे जितने भी कैंपेन वगैरह चल रहे हैं उसका नॉलेज लोगों को इससे भी मिल रहा है। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस थ्रू कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, इनकी माध्यम से भी जो है बहुत सारे बीच बीच में कॉन्फ्रेंसेज, सेमिनार्स, कैंपेन्स चलते रहते हैं। इससे भी काफ़ी जो है लोगों को पता चलता है। बहुत सारे स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है चलाए गए हैं, जैसे कि वाटर पॉल्यूशन, एयर व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, ये सब चीज़ों के काफ़ी जो है इम्पैक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर अभी प्रोटेक्शन में काफ़ी इसका इम्पैक्ट आ रहा है। अभी हम बात करें इन्वायरमेंट जर्नलिज्म इंडिया में, तो इंडिया में पहले से ही इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल जर्नलिज्म जो है बहुत सारे जो है मतलब इन्होंने कंट्री में पूरा जो है काफ़ी समय से इसका चलन है। 1970s में इंडिया में इन्वायरमेंट जर्नलिज्म बहुत तेज़ी से बढ़ा, जब चिपको आंदोलन वगैरह पेड़ों को बचाने के लिए, इसके अलावा सेव टाइगर, ये सब इनिशिएटिव्स चलाए गए और बहुत सारे जो है केसेस भी आए उनके, जो है बहुत सारे केसेस जो है जो कोई इन्वायरमेंट के ख़िलाफ़ कुछ करता है तो उसमें लोगों के अंदर भी धीरे धीरे जो है अवेयरनेस लाया गया और लोगों ने काफ़ी केसेस जो है जो इसके अगेंस्ट काम करते हैं उनके ऊपर खिलाफ़ काफ़ी केसेस भी किए। तो 75 ईयर्स पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए भी जो है काफ़ी जो है स्वच्छता आंदोलन वगैरह जो है जो जितनी भी चीज़ें हैं और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने भी काफ़ी स्कीमें चलाई। और इन्वायरमेंट रिपोर्टिंग की अगर हम बात करें तो ये चिपको आंदोलन जब 1917 में शुरू हुआ था तो उसके बाद केरला का साइलेंट वैली मूवमेंट, जो रेन फॉरेस्ट हैं उनको जब सबमर्ज हुआ था हाइड्रो प्रोजेक्ट की वजह से, इसके अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन 1980s में, तो मेधा पाटकर ने जो चलाया था। तो इस तरह से बहुत सारे जो है मतलब ऐसे आंदोलन वगैरह चलाए गए मूवमेंट्स जिनकी वजह से जो है धीरे धीरे जर्नलिज्म को भी इसके काफ़ी जो है इसका फ़ायदा हुआ है और लोग काफ़ी आगे आए हैं। लिबरलाइजेशन की जब स्कीम्स आई तब उससे काफ़ी चेंजेज आए हैं उसके बाद, और इकोनॉमी का डेवलपमेंट बनना शुरू हुआ तो उस टाइम पे भी जो है PILs वगैरह काफ़ी आने लगी। जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज आने लगी, पेड़ों को काटा जाने लगा, तो ग्रीन जज के टाइटल जो है एक सुप्रीम कोर्ट में लीगल इस टाइप के केसेस करने के लिए अलग से एक जज की व्यवस्था की गई। इसके अलावा अवार्ड्स वगैरह बहुत सारे जो है इसके लिए इस्टेब्लिश किए गए कि एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए जो काम करते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए
अवार्ड्स वगैरह की काफ़ी व्यवस्था की गई, काफ़ी लोगों को अवार्ड दिया जाने लगा। तो इस तरह से इन्वायरमेंट जर्नलिज़्म का फोकस भी काफ़ी बड़ा है और इसकी एक्टिविटीज़ भी काफ़ी बड़ी हैं। अभी हम बात करेंगे रिपोर्टिंग इन्वायरमेंट जर्नलिज़्म एंड एडवोकेसी। अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल जर्नलिज़्म की तो इसके ऑब्जेक्टिव्स, इन्वायरमेंट जर्नलिज्म को हम बोल सकते हैं जो भी करंट अफेयर जर्नलिज्म, नेचर इन्वायरमेंट से रिलेटेड, स्पेशली जिसका जो है ह्यूमन एक्टिविटी और उनका इन्वायरमेंट के ऊपर जो चीज़ें हैं आधारित। इसमें जो प्राइम ऑब्जेक्टिव्स होती हैं वो जनरेट डिबेट ऑन इशूज़ रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, इशूज़ जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं उनके ऊपर जनरेट डिबेट जनरेट करना। इसके अलावा पॉपुलेशन के बीच में इन्वायरमेंट का अवेयरनेस, उसका प्रमोशन करना। टॉपिक्स जो भी जनरल मीडिया द्वारा इग्नोर कर दिए जाते हैं तो उसको हाईलाइट करना। इसके अलावा पब्लिक कम्युनिकेटर्स, इंस्टीट्यूशन, एनजीओज़ और जितने भी एजेंसीज हैं उनके अंदर इन्वायरमेंट इश्यूज़ के बारे में जो है सिनर्जी प्रोवाइड करना ताकि सारे लोग मिल करके इसके ऊपर काम करें। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट इन्वायरमेंट पॉलिसीज़ के अंदर जो इम्प्रूवमेंट है उसके लिए जो है चीज़ों को हाईलाइट करना ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट आ सके। अभी हम अगर बात करें इन्वायरमेंट जर्नलिज्म टॉपिक्स की तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बायोडाइवर्सिटी, वाटर रिसोर्सेज, पॉल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर्स, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़, इनिशिएटिव इवेंट बहुत सारे। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिसर्च, सस्टेनेबल हैबिट्स। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल एडवोकेसी डिबेट्स चला करके इसके ऊपर डिस्कस करके लोगों के बीच में इन्वायरमेंट का अवेयरनेस लाना। तो ये सब चीज़ें जो है काफ़ी ये सब फील्ड हैं जो कि टॉपिक्स हैं जिनको हम इन्वायरमेंट जर्नलिज्म में सारी चीज़ों को हम कवर कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इन्वायरमेंट जर्नलिज्म। तो सबसे पहला तो प्राइमरी न्यूज़ रिपोर्टिंग। अब कहीं कोई एक्टिविटी हो रही है, रिवर फ्लो हो रही है, कहीं डेंजरस हो गया है, कोई पॉल्यूशन हो गया है, तो उसका सबका जो है आपने प्राइमरी न्यूज़ रिपोर्टिंग का काम करें। सेकेंडरी इन्वायरमेंटल न्यूज़ रिपोर्टिंग, सेकेंडरी इन्वायरमेंटल न्यूज़ रिपोर्टिंग जैसे कोई गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं, ऑफिशियल एकेडमिक स्टडीज़ पेपर्स वगैरह जो रिसर्च पेपर हैं उनका कोई अगर जो है जैसे उन्होंने कोई रिसर्च करके कुछ निकाला है तो उसके बाद उस रिसर्च पेपर के ऊपर बेस्ड आप कुछ रिपोर्टिंग करते हैं तो आपका वो सेकेंडरी न्यूज़ रिपोर्टिंग आ जाएगा। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज वगैरह ये सब जो है अलग अलग रिसर्च पेपर्स वगैरह बीच बीच में पब्लिश करते रहते हैं। अभी हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अब मिलिट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एनजीटी, सीपीसीबी, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, ये सारे बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, इसका बिल्कुल एम ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जितना भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं और पॉलिसीज़ बनानी है उनको सबको जो है कंप्लीट इसमें इंक्लूड है नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, एनवायरनमेंट डेवलपमेंट एक्ट्स, पॉलिसी जितने भी हैं पॉल्यूशन से रिलेटेड ये सारी चीज़ें बनाना। इसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 18 अक्टूबर 2010 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 के माध्यम से आया था। तो इसमें बहुत सारे जो है एरियाज़ हैं जिनको ग्रीन ट्राइब्यूनल बनाया गया है। इनको कोई भी एक्टिविटी किसी एरिया में होती है तो उस ट्राइब्यूनल के अंदर आप उस केस को ला सकते हैं। अगर हम ट्राइब्यूनल के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें इसका जो कंपोजिशन है इसमें 5 जोन है, 5 नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। इनको जो है इनके अंदर प्रिंसिपल बेंचेस जो है इस्टेब्लिश की गए हैं और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो इनके जो बेंचेज हैं अगर नॉर्थ जोन की बात करें तो वो दिल्ली में है, सेंट्रल जोन की बात करें तो वो भोपाल में, ईस्ट जोन कोलकाता में, साउथ जोन चेन्नई में और वेस्ट जोन पुणे में है। तो ये इनका जो चेयरपर्सन होता है वो बीच बीच में सेटिंग करता है और उसके साथ जो है कम से कम 10 एक्सपर्ट मेंबर भी रहते हैं। जो केसेस ट्राइब्यूनल को दे सकते हैं वो अगर किसी को कोई रिलीफ लेना है तो जैसे वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974, सेस एक्ट 1977, फॉरेस्ट एक्ट 1980, एयर एक्ट 19 एयर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981,
इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो ये सारे पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ये सारे जो एक्ट्स हैं इनके सब के ऊपर जो है किसी को कोई भी कुछ है तो इसके ऊपर डिसीजन ये लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, ये एक स्टेटूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। सितंबर 1974 में ये वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 के तहत जो है ये लाया गया था, तो ये भी काफ़ी अच्छा काम करता है। इसका मेन फंक्शन ही यही है कि वाटर और एयर का पॉल्यूशन कहाँ कहाँ है, क्लीनलीनेस, क्वालिटी ऑफ एयर इम्प्रूवमेंट, प्रिवेंट, कंट्रोल, ये सब चीज़ें जो है एयर पॉल्यूशन वगैरह कंट्रोल करने का काम करता है। इसमें एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग जो है AQM, ये जो है ये भी एक मैनेजमेंट जो है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का काम करता है। इसमें नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स बनाए गए हैं जो कि एयर की क्वालिटी को रिपोर्ट करते रहते हैं, और इसके मॉनिटरिंग स्टेशन बहुत सारे हैं, और स्टेशंस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, मैटर्स हैं जो एटमॉस्फेयर में तैर रहे हैं, इसके अलावा एयर क्वालिटी, ये सारी चीज़ें जो है इनके ऊपर अपडेट हमेशा हर हफ्ते ये देता रहता है। इसके अलावा वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, इसके लिए भी जो है एक ऑलरेडी बनाया हुआ है, और ये भी अपना वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग का काम, इसका सर्विलेंस, ये सब करते रहते हैं। नेशनल लेवल पे बहुत सारे बोर्ड्स बनाए गए हैं, इसके साथ साथ स्टेट लेवल पे भी बोर्ड बनाए गए हैं। स्टेट लेवल अपना जो है स्टेट के लेवल का ही पूरा कंट्रोल करते हैं, नेशनल लेवल जो है पूरे सारे जो पॉलिसीज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की वो इसके ऊपर लोगों को भेजते रहते हैं। स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड की अगर बात करें तो ये भी जो है वाटर और एयर पॉल्यूशन के ऊपर स्पेशली जो है हमेशा ये अपना एक्शन करते रहते हैं। वेस्ट मटेरियल, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, नॉइज़ पॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, तो इन सब चीज़ों के ऊपर ये हमेशा जो है काम करते रहते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी बहुत सारे NGOs भी इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, वो भी काफ़ी जो है अपना अच्छा काम कर रहे हैं। ग्रीन पीस, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के ऊपर काफ़ी काम करता है। इसके बहुत सारे इन्होंने कैंपेन चलाए हुए हैं, स्टॉप क्लाइमेट चेंज, प्रोटेक्ट एंशिएंट फॉरेस्ट, सेव द ओशंस, स्टॉप वेलिंग, से नो टू जेनेटिक इंजीनियरिंग, स्टॉप द न्यूक्लियर थ्रेट, एलिमिनेट टॉक्सिक केमिकल्स, इनकरेज सस्टेनेबल ट्रेड। तो इस तरह से बहुत सारे कैंपेन इन्होंने ग्रीन पीस ने चलाया है। ग्रीन पीस 1971 के अंदर जो है US के अंदर ये अलास्का में फाउंड किया गया था, और इसने बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF, ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर काफ़ी काम कर रहा है, और साथ साथ जो है ये बहुत अच्छा काम इंडिया के अंदर भी कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया के अंदर जो हैं वो बॉम्बे नेचर हिस्ट्री सोसाइटी, डेवलपमेंट अल्टरनेटिव ग्रुप, साथ साथ एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट टेरी, द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके अलावा ट्रॉपिकल रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर है, और संकल्प तरु फाउंडेशन, चिंतन एनवायरमेंटल रिसर्च और एक्शन ग्रुप, जमित राम कल्याण समिति, ग्राम चेतना केंद्र, इस तरह से बहुत सारे केंद्र आज और बहुत सारी समिति हैं जो कि काफ़ी जो है काम कर रहे हैं। इंडिया के अंदर इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो काफ़ी एक्टिविस्ट इंडिया में हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। जिसमें हम अगर बात करें अनाजिस पाल हैं, बंगाली ओरिजिन के थे, इन्होंने बहुत सारे जो है इन्होंने शुरू किया था काम इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, ट्रीज़ वगैरह को बचाने के लिए। इसके अलावा सुनीता नारायण 1980 में इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था इन्वायरमेंट के ऊपर, इनको पद्मश्री वगैरह के अवार्ड से भी दिया गया था। इसके अलावा वंदना शिवा हैं, इन्होंने भी इन्वायरमेंट के ऊपर काफ़ी काम किया है। चांदी प्रसाद भट्ट
मेडिसिन फील्ड में एनवायरनमेंट पे काफ़ी काम किया है। प्रदीप कृष्णन, राजेंद्र सिंह जी, सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको मूवमेंट जिन्होंने शुरू किया था, और इसके अलावा जो है इनको भी काफ़ी अवार्ड वगैरह दिया है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड वगैरह इनको मिला हुआ है चिपको आंदोलन की वजह से। ये एक जो है नोबेल प्राइज़ के इक्विवेलेंट, इसको भी जो है अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज़ माना जाता है। इसके अलावा यादव पायेंग, मेधा पाटकर जी, जिन्होंने गुजरात में नर्मदा बचाओ आंदोलन वगैरह चलाया था। तो ये सब काफ़ी हैं, राधा भट्ट जी हैं, ये सब बहुत सारे लोग हैं इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हम बात करें इन्वायरमेंट के लॉस, तो 1960 में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट लाया गया, 70 में चिपको मूवमेंट आया, 72 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 73 में सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट, 74 में वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट आया, इसी से 1981 में एयर कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट आया, 83 में पीको मूवमेंट, 85 में नर्मदा बचाओ आंदोलन, 86 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अलावा गंगा एक्शन प्लान 86 में आया, नेशनल वाटर पॉलिसी 1987, रिसाइकल प्लास्टिक्स और प्लास्टिक से यूनिट रूल आए 1999 में, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001 में, इसके अलावा बैटरीज़ के मैनेजमेंट के रूल 2001 में आया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, हैजार्डस वेस्ट मटेरियल अमेंडमेंट रूल्स ये 2003 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, इसके अलावा ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में। तो इस तरह से बहुत सारे रूल्स वगैरह आए हैं और इनका काफ़ी अच्छा जो है पालन करके हम बहुत बढ़िया काम, गवर्नमेंट हमारी काफ़ी अच्छा काम कर रही है इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए। तो यहीं पे हमारा ये टॉपिक अभी समाप्त होता है। अभी हमारा एक और क्लास रहेगा 5वां यूनिट 5, इसको हम कल परसों में कवर करेंगे ताकि आपको सफिशिएंट टाइम अपना रिवीजन वगैरह करने के लिए मिल जाए। थैंक यू, हैव ए वेरी नाइस।